जय परेशान करेंगे। क्वेश्चन लिख लें। At a certain temperature and pressure, तुम्हारी आवाज आती, तुम बोल लो बस। अब देख लें। अच्छा, क्वेश्चन दिया था करने के लिए। अच्छा, उसमें दिया था 20, अच्छा पढ़ लो। 20 ग्राम मार्बल रिएक्ट्स विद 20 ग्राम HCl तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अब पढ़ लें, डिस्कशन मत करो। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करता है तो CO2 प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करें। और बता, इस क्वेश्चन में तुम्हें मासेस गिवन है CaCO3 और HCl के, और मासेस गिवन है तो सबसे पहले उनके मोल फाइंड करोगे, और CaCO3 का मोल फाइंड करने के लिए मास बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन द क्वेश्चन CaCO3 के 0.2 मोल हो गए। अच्छा, HCl का भी मास गिवन है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट उसका 36.5 तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.54 मोल। तो HCl के 0.54 मोल गिवन है और CaCO3 के 0.2 मोल गिवन है। अच्छा, दोनों रिएक्टेंट्स के इनिशियल मोल गिवन है तो पहले X फाइंड करोगे, और X फाइंड करने के लिए द शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। इसी तरह से HCl के गिवन नंबर ऑफ मोल्स इन द क्वेश्चन, मास को मोल में चेंज करने पर अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो बता X वैल्यू कितनी है उसके लिए 0.27। अच्छा, लीस्ट वैल्यू किसके लिए आई? कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसके लिए लीस्ट वैल्यू आई वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट आ गए तो बता मोल्स ऑफ डिजायर्ड CO2 ला सकते हो, और मोल्स ऑफ CO2 लाने के लिए X ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट 0.2 इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 1 तो 0.2 मोल CO2। अच्छा, मोल पूछा होता तो क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन मोल पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो बता 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 0.2 मोल का क्या हो जाएगा इनटू 22.4 मींस आंसर विल बी 4.48 लीटर CO2। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मास पूछा होता तो बता यहीं पर इनटू मॉलिक्यूलर वेट मींस 8.8 ग्राम आंसर हो जाता। तो द क्वेश्चन सिंपल सा, मास देकर मास पूछे, मोल पूछे, वॉल्यूम पूछे, मेथड एक जैसा।
कि जब भी गिवन डाटा होगा, चाहे विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट हो चाहे विद लिमिटिंग रिएजेंट हो, क्वेश्चन में मतलब सबसे पहले मोल को ही यूज करते हो, आंसर भी मोल लाते। अब इसी में एक और चेंज, जिस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशंस में लास्ट 10 इयर्स में बहुत है, वो है कि जहां पर हमने जो लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन किए उसमें कभी भी हमने एक्सिस रिएजेंट का अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया। अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन लिखना at a certain temperature and pressure, at a certain temperature and pressure, 100 milliliter nitrogen, 100 milliliter nitrogen is mixed with 700 milliliter hydrogen, is mixed with 700 milliliter hydrogen. Find the volume, find the volume. अब इसमें 2 पार्ट्स हैं. Find the volume first of excess reagent, of excess reagent after the reaction, excess reagent after the reaction. Second, of ammonia produced, of ammonia produced. अब इसमें सुन ले जो बोला, ये प्रोसीजर क्वेश्चन, अगर एक्सिस है, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, ये क्वेश्चन खुद बता रहा है, तो तो बोला है वॉल्यूम ऑफ एक्सिस रिएजेंट फाइंड करें, मिस अंडरस्टूड है कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो बोल कर रख ले इनको डायरेक्ट। अच्छा, हमने जो शॉर्ट ट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट वाले अभी तक क्वेश्चंस किए, उसमें जो हमने आंसर लाने के लिए शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, मतलब वो कभी भी रिएक्टेंट के लिए थी या प्रोडक्ट के लिए थी? मतलब ये जो मोल हम ला रहे हैं बार बार, मतलब वो प्रोडक्ट के लाए एक्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, रिएक्टेंट जो एक्सिस रिएजेंट है उसके लिए भी पूछा है। लेकिन मैं लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी कि फिर बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में वॉल्यूम हो तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक कर लेना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा टाइम बच जाए। अब बता, इसने तुम्हें टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है वो मेंशन नहीं किया, तो ये नहीं कि तुम एसटीपी अज्यूम कर लो अपनी तरफ से, वो नहीं कर सकते, वो लिखा हो तो ही मानोगे। अब लेकिन बता बिना टेम्परेचर प्रेशर के कैसे करेंगे, तो बता हमने बोला था वॉल्यूम गिवन हो तो फिजिकल स्टेट चेक करना। और बता यहाँ पर तीनों क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी वो भी गैस है ना। और बता गैस के लिए टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो बता वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो। तो बता वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बता यहाँ पर हमने जो, अच्छा पहले तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का है, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब पहले तो यहाँ उनको बता मोल में चेंज करेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम ही यूज कर ले। बता गैसेस के लिए वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। अच्छा, एक्स लिमिटिंग रिएजेंट वाली शॉर्ट ट्रिक में हम मोल को यूज करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक में मोल की जगह वॉल्यूम यूज कर लियो अभी डायरेक्ट, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो अब इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है पहले वो चेक करें। तो गिवन मोल की जगह गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, वैल्यू कितनी हो गई 100। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए लाएं तो गिवन वॉल्यूम इन क्वेश्चन 700 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो वैल्यू विल बी 233.33। अब बता लिमिटिंग रिएजेंट जिसके लिए लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स हो, तो पहली चीज पता चल गया कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो बता हाइड्रोजन क्या हो गया एक्सिस रिएजेंट। अब इसने पहली चीज तुम्हें लिखा तो है कि एक्सिस रिएजेंट का वॉल्यूम फाइंड करें, लेकिन कौन है एक्सिस रिएजेंट वो हमने चेक किया कि हाइड्रोजन है। अब इसका रिमेनिंग वॉल्यूम लाना है। रिमेनिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बता रिएक्शन के बाद ये थोड़ा तो बचेगा ना। अब ये डायरेक्ट कैसे लाएंगे, और इसमें हम ये शॉर्ट ट्रिक भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे खाली प्रोडक्ट का मिलता है आंसर, और हमें रिएक्टेंट भी चाहिए, तो जो हम पहले पढ़ चुके वही बहुत है यहाँ पे। अब कैसे है वो जो हम पढ़ चुके हैं पुराने चैप्टर्स में। अच्छा, इनिशियली नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है,
100 मिलीलीटर, हाइड्रोजन का 700 मिलीलीटर। तो बता इनिशियली अमोनिया होगा या जीरो? जीरो। अच्छा मान लो ये इक्विलिब्रियम होता तो बता तुम रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम एक्स की टर्म में लिखते थे ना, लेकिन यहाँ एक्स वेरिएबल हम ऑलरेडी ले चुके लिमिटिंग रिएजेंट की शॉर्ट ट्रिक में, तो वाई की टर्म में लिख सकते हो। बोलो मतलब, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट भी काम आते हैं उनमें साथ में। अच्छा बता 100 मिलीलीटर इनिशियली था, उसमें से आफ्टर रिएक्शन ये कितना बचेगा अगर मैं इक्विलिब्रियम मानूं? उसका रीजन बताऊंगा इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूं मैं। अच्छा इक्विलिब्रियम मानूं तो बता यहां पर 100 में से अगर y मिलीलीटर रिएक्शन कर लेती नाइट्रोजन तो बता बचेगी कितनी? बोलो 100 में से y रिएक्शन कर लेगी तो कितना बचेगी? 100 माइनस वाई मिलीलीटर बचेगी ना। बोलो अच्छा नाइट्रोजन कितना बचेगी? 700 माइनस वाई या 3y? 3y, बिकॉज 1 करता है 3 से तो y 3y से करेगा ना। तो बता अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगी? 2 प्रोड्यूस होता है तो 2y मिलीलीटर। अब बता अगर तुम्हें y की वैल्यू मिल जाए तो कितना एक्सिस रिएजेंट बचेगा वो आंसर आ जाएगा, और साथ में अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगी वो भी साथ में आ जाएगा। मतलब हमें अलग से लाने की जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट को। अब कैसे लाएं? अच्छा बताओ तुमने लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोला? नाइट्रोजन। अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आफ्टर रिएक्शन ये बचेगा या जीरो? मतलब बता आफ्टर रिएक्शन ये 100 माइनस वाई की वैल्यू होगी या जीरो? तो बता जो हमने 100 माइनस वाई माना एट इक्विलिब्रियम अगर होता तो बता ये बचेगा या जीरो? जीरो। क्यों? क्योंकि इसी को जीरो क्यों करा? बिकॉज ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए इसका रिमेनिंग अमाउंट जीरो। तो वाई वैल्यू विल बी 100 मिलीलीटर। और बता वाई की वैल्यू आ गई तो ये तो जीरो हो गया। वाई 300 तो कितना आंसर हो गया? 400 मिलीलीटर हाइड्रोजन। और अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुई वो भी डायरेक्ट आंसर आ गया, 200 मिलीलीटर अमोनिया। तो क्वेश्चन सॉल्व। अब बता ये तो ऑलरेडी हमने अब हम जो हमने बोल रहे पुराने चैप्टर्स इसको सबसे लास्ट में क्यों पढ़ रहे मोल कंसेप्ट को, जो पढ़ चुके वही हमारे क्वेश्चन जल्दी करवाएंगे। अब बता जब सुनना ध्यान से, बोलो जब भी एक्सिस रिएजेंट का क्वेश्चन हो, ध्यान सुन ले, जब भी एक्सिस रिएजेंट का अमाउंट पूछ रहा हो, अभी मैं चेंज बताऊंगा इस क्वेश्चन में, तो बस तुम्हें करना क्या, जो तुम एट इक्विलिब्रियम एक्स की टर्म में लिखते थे उसकी जगह वाई की टर्म में लिख लेना, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका अमाउंट जीरो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। और बताओ उसको पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा ना, एक्सिस रिएजेंट कितना बचा, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो भी आ गया। और बस ये तो हमने माना y क्यों? क्योंकि x हम ले चुके वेरिएबल, इसलिए बता y की टर्म में लिख ली। और इसका कोफिशिएंट 1 था इसलिए y ही लिया, इसको 3 था तो 3y लिखा, ये 2 था तो 2y। बता यही तो करते थे एट इक्विलिब्रियम, x की टर्म में लिखना, तो बता y की टर्म में लिखा। तो सिंपल सा। अब मैं चेंज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुन ले, इसी का चेंज। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन थे हमें, इसकी जगह हमें मासेस गिवन होते तो तीनों के, दोनों के, तो बता फिर क्या v प्रोपोर्शनल टू n यूज करते क्या? फिर तो बता क्या करते, पहले मास को मोल में बदलते, फिर x फाइंड करते, फिर बता यहां पर भी ये y की टर्म में जो लिखते वो मोल आते ना, और लिमिटिंग रिएजेंट से y की वैल्यू आती वो पुट करते, मोल ही बचते। और अगर मास पूछता तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट करके बता रिमेनिंग मास भी लिया होगे। कर लोगे? लिख ले। इसी में, और ये वाले क्वेश्चन जहां मैंने अभी जो बोला मास वाला क्वेश्चन, वो मास वाला क्वेश्चन भी कंपटीशन में आया था, जहां उसने रिएक्टेंट्स दोनों के इनिशियल मासेस गिवन थे और रिमेनिंग मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट पूछा था। तो बता डायरेक्ट तब भी ला सकते थे मोल की टर्म में आंसर लाकर। और जो अब मैं करवा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन भी कंपटीशन से बहुत आते हैं। लिख ले नेक्स्ट।
find the mass of lime, find the mass of lime, find the mass of lime produced on decomposition of 200 kilogram of 90% pure limestone, 90% pure limestone, 90% प्योर लाइमस्टोन। अब बता, लाइमस्टोन सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें सुन ले, मुझे बोल रहा हूँ इस टाइप की ये परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं लास्ट की 10 इयर्स में, तो इसमें क्वेश्चन में सुनना, इसमें मैथड। अच्छा पहली चीज तो बता, इसने तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन बोला, तो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखनी है, और कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन जब होगा तो बता वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 प्रोड्यूस करेगी, और CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड में से बता कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है हमने। लेकिन पहले बता ये लिमिटिंग रिएजेंट या विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट, वो हमने बोला हर बार चेक करोगे सबसे पहले, और अकेला रिएक्टेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता लिमिटिंग रिएजेंट का। लेकिन मुझे एक चीज रहा है, जो प्रोडक्ट बनता है वो इम्प्योर पार्ट से बनता है या प्योर पार्ट से? और बताइए 200 किलोग्राम सैंपल पूरा एग्जैक्टली प्योर है क्या? तो बता इसका ये सारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या जो प्योर पार्ट है वो करेगा? तो इसका प्योर पार्ट है कितना? 200 किलोग्राम का 90%, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 90% प्योर है 200 किलोग्राम का। तो कितने किलोग्राम प्योर है पहले वो लाए, तो 180 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है। लेकिन मतलब मास यूज करते हो, मोल को यूज करते हो? मोल को। अब मोल को लाने के लिए मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल लाओगे तो बता मास इन किलोग्राम यूज करते हो या मास इन ग्राम यूज करते हो? ये भी ध्यान रखोगे, बता मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम करते हो मोल लाने के लिए, जबकि वो है किसमें? किलोग्राम में। तो बता इनटू 1000 क्यों कर रहा हूं? क्लियर है सबको ये? अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, ग्राम कैंसिल, तो वैल्यू विल बी 1800 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो बता कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्टेड मोल मिल गए, तो बता CaO के प्रोड्यूस्ड मोल की तो शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट यूज कर सकते हो, रिएक्टेड मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इक्वल्स टू कैल्शियम ऑक्साइड के प्रोड्यूस्ड मोल अपॉन 1। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड 1800 मोल। लेकिन बता ये आंसर है क्या? हमें तो मास चाहिए ना इसका, तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन वो कितना होगा? 56 से सम ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन ये ध्यान रखोगे जिस यूनिट में डाटा गिवन हो फाइनल आंसर भी उसी में होगा। बता इनटू 56 तो ग्राम में आएगा ना, तो बता इसको किस में चेंज करो? अपॉन 1000 यही कर दो, कैलकुलेशन इजी, तो किलोग्राम में हो गया, लिख ले। तो बता आंसर विल बी 100.8 किलोग्राम लाइम प्रोड्यूस होगा इतने परसेंट प्योर का जो है। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इजी सा। यहाँ पर क्वेश्चन में बस चेक करना, जो इम्प्योर पार्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली प्योर पार्ट करता है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछता है वो, एक जिसमें अभी हमें परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में गिवन थी, कई बार इसका उल्टा करेगा, परसेंटेज प्योरिटी हमसे कैलकुलेट करवाएगा। सैंपल गिवन मास होगा, जैसे इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देता तो वो बोलता कि कितना परसेंट प्योर है 200 किलोग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। तो अगर प्योर पार्ट पूछेगा तब हम कैसे करेंगे, लेकिन मतलब गिवन हो तो उसमें से प्योर पार्ट फाइंड करोगे, समझ में आया सबको? और हमने प्योर पार्ट क्यों लाए? बिकॉज जो इम्प्योरिटीज होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ओनली प्योर पार्ट ही करता पार्टिसिपेट, इसलिए प्योर से प्रोड्यूस करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
a sample of 12 gram sodium bicarbonate, 12 gram sodium bicarbonate, 12 gram sample of sodium bicarbonate produces 3 gram CO2, produces 3 gram CO2. Find percentage purity of the sample. Find percentage purity of the sample. इक्वेशन लिख लें बोर्ड पर से. और ये वाली इक्वेशन याद भी रखना बिकॉज ये एस ब्लॉक की रिएक्शन है, वहां पे भी कॉमन है. तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन पर प्रोड्यूस होता है, H2CO3 बनती है, लेकिन H2CO3 H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है. अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सुन, अब इसमें कई बुक्स में नोट्स में परसेंटेज पीओटी का फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन बिना फॉर्मूले के हमने कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं अभी. तो अब मैं कैसे लाऊंगा, तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन सुन ले. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें यहाँ क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है. 12 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रोड्यूस होती है 3 ग्राम CO2. 3 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है. अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन ओनली ये पूछूं. अच्छा, अभी तक हमने इसके पहले इस लास्ट क्वेश्चन को छोड़ दे तो बता, हमने हमेशा जितना भी पार्ट गिवन था इस क्वेश्चन में उसको 100% प्योर माना था ना. हमने बता कभी उसमें बोला क्या कितनी परसेंट प्योरिटी है. जितना भी पार्ट था, मास था, सबके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाया. तो यहां पर ध्यान सुना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से करने हो तुम्हें, तो जो प्रोडक्ट का उसने मास गिवन है उसी को कैलकुलेट कर लो. 12 जितना ग्राम सैंपल दे रखा है उससे. अच्छा, CO2 3 ग्राम प्रोड्यूस होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में तो प्रोड्यूस ही होती है. लेकिन अगर ये ना होती, मैं तुमसे ओनली ये पूछता डायरेक्ट, 12 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो बता, ला सकते हो क्या? तो बता वो लाओ, फिर हम बताऊंगा कैसे करना है. अच्छा, 12 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन अभी मैंने बोला इस 12 ग्राम से कितना CO2 प्रोड्यूस होगी, मतलब मैं इसको 100% प्योर मान रहा हूं. तो 100% अगर ये प्योर है तो बता, इसके मोल लाऊंगा सबसे पहले. तो मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, सम ऑफ एटॉमिक मासेस करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/7 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट. तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगी वो लाना है. तो बता, रिएक्टेड मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. तो बता, CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, वो मिल गए 1/14 मोल CO2. लेकिन बता, मैं तुमसे बोलूं मास कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ला सकते हो. तो बता, इनटू मॉलिक्यूलर वेट का दो CO2 का, तो 3.14 ग्राम CO2. अब मुझे बता, ये जो 3.14 ग्राम CO2 मिली हमें, ये कब मिली, जब हमने 12 ग्राम पूरा यूज करा क्वेश्चन में. और बता, 12 ग्राम पूरा यूज करना मतलब क्या है, हमने इसको 100% प्योर माना ना. बोलो. तो बता, 3.14 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है अगर ये सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 100% प्योर होता. बोलो, अगर 100% प्योर सैंपल है तो ये 3.14 ग्राम CO2 मिलेगी, क्योंकि बता 12 ग्राम पूरे के मोल से हमने प्रोड्यूस करी ना CO2. अब पूरा मोल को लिया मतलब हमने 100% प्योर माना. बोलो. तो बता, 3.14 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है अगर 100% प्योर सैंपल होता. लेकिन बता, एक्चुअल में 3.14 हुई या 3 ग्राम ही हुई, मतलब इससे ज्यादा हुई या कम हुई. और बता, कम होना क्या शो कर रहा है
कि ये 100% प्योर है या नहीं है, तो वही हमें लाना है। तो बता 3.14 ग्राम CO2 मिलती अगर ये सैंपल 100% प्योर होता। तो बता अगर 1 ग्राम CO2 मिलती तो ये 100% प्योर होता या 100/3.14% प्योर होता। हेलो, अब यहाँ पर लेकिन द एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई कितनी, 3 ग्राम, तो 100/3.14 इंटू 3, तो आंसर विल बी 95.5% या 4% अप्रोक्स। तो बता 95.5% प्योर सैंपल है। अब इसको मैं बता उल्टा कैसे, जो हमने पहले वाला किया वहां परसेंटेज प्योरिटी गिवन थी, इसलिए बता डायरेक्ट मास ले आए थे, प्योर कितना था। यहाँ हमसे पूछा है कितना परसेंट प्योर है, तो सिंपल सा एक चीज बोल रहा हूँ, सुन ले पहले क्वेश्चन पूरा। इस तरह का प्रोसीजर बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन हो परसेंटेज प्योरिटी का, तो जिसका मास गिवन हो प्रोडक्ट का हमेशा देगा वो एक का, तो जिस प्रोडक्ट का मास गिवन इन द क्वेश्चन हो उसी को थियोरिटिकली 100% प्योर अज्यूम करके कैलकुलेट कर लो। देन अब ये जो है इसी लास्ट स्टेप को कई बुक्स में फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया होता है। तो कैसे करा, अच्छा ये जो परसेंट 95.5% है, बता इसको मैं परसेंटेज प्योरिटी बोल सकता हूं ना, परसेंटेज प्योरिटी बोल सकते हो। 95.5% क्या है, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू, अच्छा ये 3 क्या है, एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो गिवन इन द क्वेश्चन है। बोलो, एक्चुअल यील्ड तो मिला तो 3 ग्राम था ना, तो हमने 100% माना तब 3.14 मिला। तो बताइए क्या है, एक्चुअल यील्ड गिवन इन द क्वेश्चन जिस भी प्रोडक्ट का है, और यील्ड तो बता रिएक्टेंट का होता है प्रोडक्ट का होता है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, और बताइए क्या है एक्चुअल यील्ड गिवन इन द क्वेश्चन अपॉन ये 3.14 थियोरिटिकली 100% प्योर माना तब जाकर मिला ना, तो एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरिटिकल यील्ड, और परसेंटेज जब भी लाते हो कहीं भी तो बता लास्ट में उनके रेशियो को इनटू 100 भी करते हो ना, तो 100 है ना इसमें, तो 3/3.14 इंटू 100, तो द परसेंटेज प्योरिटी हो गई। और एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या लिख ले, एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या हो गया, जो गिवन इन क्वेश्चन होगा उसी की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो गिवन इन क्वेश्चन और थियोरेटिकल हम लाए जैसे अभी तक ला रहे थे पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे लाए, मतलब जिस भी प्रोडक्ट का, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूं सुन ले जो कंपटीशन का था, तो मुझे इससे और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन सुन ले, उसने बोला था 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन डीकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बता 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ ना, तो बता वो एक्चुअल यील्ड गिवन इन क्वेश्चन होगा 8 ग्राम। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड 100% प्योर मान लो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को, तो कितना प्रोड्यूस होगी वो ला सकते हो, तो सिंपल इस फॉर्मूले में रख दो, थियोरेटिकल यील्ड वो हो गया इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज प्योरिटी डायरेक्ट ला सकते हो। ये तो खाली समझाने के लिए था, बाकी बता डायरेक्ट यूज करो फॉर्मूले को, लिख लें। बोलो, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो ये के लिए सबको तो स्टाइकोमेट्री के जितने भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं लास्ट क्लास में आज जो करे क्वेश्चन का सबको क्लियर है। और एग्जाम में तुम देखना सेकंड एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा हमने कुछ नहीं करना है, तो तुम सेकंड एक्सरसाइज देखना, समझ में आ जाएगा कि रिपीट होते एक ही टाइप के क्वेश्चन, तो तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, जो हमने पढ़ा अभी तक उसी में से आएंगे 99.99%, तो और जो थोड़ा बचा वो अब आएगा।
देख लो परसेंटेज, नेक्स्ट टॉपिक लिख लें, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, या इसी को एनसीईआरटी में शॉर्ट में लिखा होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इसका डेफिनेशन ध्यान रखना, उसी को यूज करके हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो लिख लें, इट रिप्रेजेंट्स द mass of an element, it represents the mass of an element in bracket in gram, it represents the mass of an element in bracket in gram, after bracket present in 100 gram of the compound, present in 100 gram of the compound, present in 100 gram of the compound। अब ये जो डेफिनेशन लिखी इसको बहुत देख ले, समझना ध्यान से। जैसे बोलूं मीथेन, तो बताइए मीथेन में ये मीथेन कंपाउंड हो गया ना, तो मीथेन कंपाउंड में पहले हेडिंग का मीनिंग समझना, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड मींस, जैसे मैं तुमसे बोलूं फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन, तो क्या हो गया मीनिंग इसका था, परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन एलिमेंट इन मीथेन कंपाउंड पूछा है। तो बता परसेंटेज बाय मास कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए मतलब परसेंट का मतलब क्या है, 100 के रेस्पेक्ट में, इसलिए 100 के रेस्पेक्ट में लिखा ना कि मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड। मतलब बता मुझे अगर कार्बन का परसेंट लाना है तो क्या लाना पड़ेगा, कार्बन का वो मास जो 100 ग्राम मीथेन में प्रेजेंट है, या हाइड्रोजन का वो मास जो 100 ग्राम मीथेन में प्रेजेंट है, उसको परसेंट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे। बोलो अब यहां पर है कितना पहले, लेकिन मतलब मीथेन के मास और कार्बन हाइड्रोजन के मास में रिलेशन मिले तभी तो बता पाऊंगा 100 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन या हाइड्रोजन है। तो बता, अच्छा इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 1, लेकिन एटॉमिक मास 12, तो बता कितने ग्राम कार्बन हो गया, 12 ग्राम। अच्छा हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 4, लेकिन एटॉमिक मास 1, तो बता कितने ग्राम हाइड्रोजन, 4, तो बता 12 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है। अच्छा टोटल मास कितना हुआ, 16 ग्राम। तो बता यहां से क्या रिलेशन मिल गया कि इन 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, ये पता चल गया ना हमें। तो बता 16 ग्राम मीथेन में 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन बता इस 12 ग्राम को परसेंट बोलूं क्या, परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन का वो मास इन ग्राम जो 100 ग्राम मीथेन में प्रेजेंट है अभी। तो बता 16 ग्राम मीथेन में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम मीथेन में कितने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, 12 बाई 16, लेकिन बता परसेंट तो 100 के रेस्पेक्ट में होती है, तो 100 ग्राम मीथेन में कितना हो गई, 12 बाई 16 इंटू 100 में 75 ग्राम कार्बन हो गई ना। अब मुझे बता ये जो 75 ग्राम कार्बन है बाय डेफिनेशन, इसको मैं परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन मीथेन बोल दूं, क्योंकि कार्बन का वो मास जो 100 ग्राम कंपाउंड मतलब मीथेन में प्रेजेंट होगा उसी को परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन बोलोगे ना। तो बता ये जो है ये 100 ग्राम मीथेन में ही तो है ना, तो इन 100 ग्राम मीथेन कितने ग्राम कार्बन, उसी को परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन बोलोगे। तो बता परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन ला सकते हो। अच्छा इसकी जगह हाइड्रोजन का पूछता तो 16 ग्राम मीथेन में 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो 100 में कितना होती, 4 बाई 16 इंटू 100 मतलब 25 ग्राम या 25% हाइड्रोजन। अब यहां पर यहां पर क्वेश्चन में ये तो हमने डेफिनेशन से बताया पूरा सॉल्व करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमने टाइम सेव करना है, तो जैसे पर लास्ट स्टेप को वहां परसेंटेज पीओटी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करा, सेम वैसे यहां भी हम इस लास्ट स्टेप को ही
फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे तो कैसे करेंगे? तो ध्यान सुन, जनरलाइज फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का, अच्छा ये परसेंट कार्बन क्या है जनरल बोलूं तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है नहीं है, तो इसको इन शॉर्ट बोलूं तो क्या बोलोगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ओनली परसेंट लिखा हो, ये ना बोले परसेंट बाय मास, तो भी इसको क्या मानोगे? परसेंट बाय मास ही, जब तक कि वो खुद ना बोल दे कि ये कोई और है। तो परसेंट एलिमेंट इक्वल्स टू, अच्छा ये 75 लाई कैसे? 12/16। अच्छा ये 12 क्या शो कर रहा है? मास ऑफ कार्बन इन मीथेन अपॉन 16 क्या है? टोटल मास ऑफ मीथेन ही शो कर रहा है नहीं है? तो बता इसी को क्या लिख सकते हैं हम? सिंपली मास ऑफ कार्बन 12, मतलब मास ऑफ एलिमेंट 12 अपॉन 16 क्या है? मास ऑफ कंपाउंड 16। तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 तो लास्ट में रहेगा ही ना, तो परसेंट बाय मास। एनसीईआरटी में तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके, जिससे कि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े क्वेश्चन में हमने क्या करा। अच्छा मुझे बता, ये जो मास ऑफ एलिमेंट, ध्यान सुना, 12 लाए, ये 12 ग्राम लाए कैसे? क्या करा तुमने बताओ? कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन करके ही किया, या हाइड्रोजन के लिए 4 ग्राम कैसे लाए? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 करके ही 4 ग्राम लाए ना। तो यहां पर सिंपली हम क्या करते हैं? मास ऑफ एलिमेंट 12 जो है ये लाए कैसे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, अब वो चाहे 1 हो 4 हो कितने भी हो, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ही करा हमने, तो मास ऑफ एलिमेंट। तो बता यहां जो ये 12 था ये लिखा कैसे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन मीथेन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो ये लिखने में थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन है तो सिंपल सा यूज करना। या हाइड्रोजन का 4 ग्राम कैसे लाए? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा ये 16 क्या है एक्चुअल में? मास है या मॉलिक्यूलर मास है? मतलब एक्चुअल में तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ही है ना ये, तो लिख ले। तो बता मास ऑफ कंपाउंड क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज है तो लास्ट में इनटू 100 तो करते ही हो। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला जो सेकंड वाला है ये हम ज्यादा यूज करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन जब हो। तो अब ये जो अभी हमने डेफिनेशन को यूज करके लाए, मीथेन में कार्बन का परसेंट बाय मास या हाइड्रोजन का परसेंट बाय मास, डेफिनेशन को यूज करके लाए, मतलब आगे से डायरेक्ट कर सकते हो। तो बता जैसे मीथेन में है तो 1 कार्बन एटम इंटू एटॉमिक वेट 12 अपॉन 16 इंटू 100 टू द, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो। या जैसे पूछ लूं ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें, तो बता ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम? 6 इंटू एटॉमिक वेट 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 100, तो बता एक ही बार मिला सकते हैं ना किसी में भी, तो ये ज्यादा इजी हो गया। अब लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन, ये भी मैं कंपटीशन का बता रहा हूं, जहां उसने पूछा था मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, हमें वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे देगा खुद क्वेश्चन में और बोलेगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड को ध्यान सुनना, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट सुन ले जो बोल रहा मैं, ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड अगर पूछता है तो पहली चीज तो वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट वो नहीं है।
अब वो हम फिर कैसे लाएंगे, तो उसने उसका मतलब है कि जिस एलिमेंट की उसने परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, उसके मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स अज्यूम करेंगे हम। और बता किसी भी एलिमेंट के मिनिमम कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं इन कंपाउंड? बता मिनिमम 1 तो होंगे ना। ये बोलूं क्या 0.8 कार्बन है, 1 एटम तो बोलेंगे। और तुम वही लिख के आना 0.8 जो बोला तुमने, ठीक है। अब यहाँ पर बता मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने बोलोगे? 1। तो मिनिमम 1 एटम होंगे, 1 से कम हो नहीं सकते, तो ये ध्यान रखना। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बोले तो उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज है उसके मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स लेने इन कंपाउंड, मींस 1 यूज करने हैं। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा वो कर लेंगे, ये लिख लिया। तो बता यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन अ कंपाउंड पूछेगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में उसको। और ये परसेंटेज बाय मास बोले या ओनली परसेंटेज बोले, मीनिंग सेम है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, हमें वो कई बार, अब इसमें से क्वेश्चन में वो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड खुद दे देगा, परसेंटेज दे देगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बताएगा कंपाउंड कौन सा है। जैसे अभी तुम्हें पता है मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, या ग्लूकोज का हमने बोला C6H12O6, लेकिन वो अननोन कंपाउंड कर देगा। तो हमसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड फाइंड करें या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करें, तो बाकी चीजें देगा वो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिख लें। इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 0.5%, 0.5% of an element, 0.5% of an element in bracket atomic weight equals to, atomic weight equals to 78.4, atomic weight equals to 78.4, after bracket लिख लें। find minimum molecular weight of compound, find minimum molecular weight of compound। कैलकुलेशन देखो एक बार वापस से, सही है बट उसमें गड़बड़ कर ली। 15680। अच्छा सिंपल सा डायरेक्ट, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट बोला है या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोला है? और बता मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट परसेंटेज एलिमेंट का टॉपिक का क्वेश्चन है, खुद बता रहा है परसेंटेज एलिमेंट, और परसेंटेज एलिमेंट दे दी उसने। अब ये कैलकुलेशन सिंपल सी, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोला तो बता, तुम्हें बता दिया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट 1 लेना है। एटॉमिक वेट खुद ने दे दिया 78.4 इंटू 100 तो रहेगा ही सही, अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोला है। तो बता मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू यहां से कैलकुलेशन करेक्टली करोगे तो आंसर 15680। अब बता सिंपल सा क्वेश्चन, बस हमने बोला फॉर्मूला डायरेक्ट वहां टाइम सेव करेगा, इसलिए हमने फॉर्मूला बनाया बाय डेफिनेशन, या इसी में थोड़ा सा अच्छा करना है तो ये टॉपिक भी मिक्स करेगा, जो हम पढ़ चुके लास्ट क्लासेस में मोल कंसेप्ट सिंगल सब्सटेंस वाला, मतलब वो भी मिक्स कर सकता है। तो क्वेश्चन लिख ले। इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड 43.8%, 43.8% by mass, 43.8% by mass, oxygen is present, oxygen is present if
if 4 oxygen atoms per molecule of this compound are present. 4 oxygen atoms per molecule of this compound are present. Then find number of molecules present in बोर्ड पर लिख लें 2.92 gram of this compound, present in 2.92 gram of this compound. करेक्ट। ज्यादा इसमें सिंपल है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाने जो हमने हमेशा करा वही सोचो। मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लाने पड़ेंगे ना तुम्हें। अब नंबर ऑफ मोल्स लाने की सोचते अपने आप समझ में आता कैसे करना गिवन डाटा का यूज। अच्छा बता तुम्हें कंपाउंड का 2.92 ग्राम मास गिवन है। अच्छा इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें मिल जाए तो बता तुम नंबर ऑफ मोल्स ला सकते हो ना। मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और इनटू Na कर दोगे उन्हीं को तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन बता तुम्हें इसने मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में या लाना पड़ेगा। तो बता उसके लिए तुम्हें उसने परसेंटेज बाय मास दे दिया ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी दे दिए। तो बता मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ला सकते हो ना यहाँ से। तो बता परसेंटेज कॉम्पोजिशन और मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन तो मिक्स करे हमने। तो बता 43.8% ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 6 एटॉमिक वेट 16 into 100। अब ये कैलकुलेशन करोगे नेग्लिजिबली अप्रॉक्स करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी 146। अब ये क्वेश्चन बता मुझे इजी करना होता तो मैं ओनली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पूछता और मॉलिक्यूलर वेट लाने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला ही यूज करा। तो परसेंटेज और ये मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दोगे तो बता अपॉन 146 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.02 मोल। लेकिन मोल पूछे हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बता 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स तो 0.02 मोल में 0.02 इंटू Na। ऑप्शंस देख लेना, Na की वैल्यू पुट की हो तो Na की वैल्यू पुट कर देना। बाकी क्वेश्चन सिंपल सा। तो बता जो चेंज हम कर सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो एक मैंने बताया मोल कंसेप्ट या इसी का दूसरा चेंज हमें वो किसी कंपाउंड में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम जैसे सपोज बोल दो इन अ कंपाउंड सल्फर फॉस्फोरस आर प्रेजेंट और सल्फर फॉस्फोरस की परसेंटेज इवन है और तुमसे बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करें या एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करें। मतलब ये जो परसेंटेज है इसी से वो डिटरमाइन करवाएगा अननोन कंपाउंड। अच्छा ये दोनों कंपाउंड के हमें नेम नहीं पता ना फॉर्मूले पता है तो ये अननोन है तो परसेंटेज देगा उससे हमने फाइंड करनी होगी डिटर्मिनेशन। लिख लेना नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन खड़ा बुला लो उनको। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल लिख ले हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर काउंटर वाला बुलाना उसको मत बुला लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। Determination of molecular and empirical formula of a compound. Determination of molecular and empirical formula of a compound.
अच्छा था, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है या सिंपलेस्ट फॉर्मूला? मैंने क्या पूछा? एक्चुअल फॉर्मूला। ये एसी सही कर दो, बहुत गर्मी हो रही, टेम्परेचर सही कर दो। अच्छा लिख लो, वो कर रहे हैं काम, अपना पढ़ाई करो। लिख ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सुधर जाओ तुम, फिर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिख ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें लिख ले इट रिप्रेजेंट्स actual number of atoms. It represents actual number of atoms of various elements. Actual number of atoms of various elements present in one molecule of a compound. Present in one molecule of a compound. Present in one molecule of a compound. मीनिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मीनिंग क्या? सुन ले कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में। जैसे ग्लूकोज हम बोले तो द ग्लूकोज का जो हम फॉर्मूला हर जगह यूज करते हैं वो क्या यूज करते हो? C6H12O6 करते हो। तो वो C6H12O6 क्या है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट बताता कि ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। जबकि बता उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कौन शो करता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो लिख ले नेक्स्ट एम्पेरिकल, वो आगे वाला भी कर दो था, बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख ले इट रिप्रेजेंट्स empirical formula. It represents simplest whole number ratio. It represents simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of number of atoms. Simplest whole number ratio of number of atoms of various elements. Simplest whole number ratio of number of atoms of various elements present in one molecule of a compound. Present in one molecule of a compound. तो बता, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में बोलूं सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड करें, तो बता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब इसी में नोट लिख लें, those compounds which have same empirical formula, also have same percentage by mass, of each element. Same percentage by mass of each element. अब मैं जो लिख रहा हूँ लिख लेना, बट पहले मुझे बता दो। तो बता ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो होता है C6H12O6। ये जो हमने बोला ये था इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। C6H12O6 जो है वो था ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला। जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वही क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या शो कर रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना। लेकिन इन्हीं
नंबर ऑफ एटम्स का होल नंबर रेशियो ले हम, तो 6:12:6 बता कितना रेशियो होगा, 1:2:1। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। तो 1:2:1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2O। इसी तरह से इथेन का हम बोले तो C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम, तो 1:3, तो CH3 हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोले तो H2O2, तो बता 2:2 1:1 होल नंबर रेशियो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला HO। इसी तरह से एसिडिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बोले तो CH3COOH, या इसी को एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखे तो 2 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो C2H4O2, तो CH3COOH बोले या C2H4O2 बोले, बात एक ही है। अच्छा रेशियो लेंगे तो 1:2:1, तो होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को कौन शो करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा बता डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं क्या, द ग्लूकोज और एसिडिक एसिड दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं बट दे हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दोनों में एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं जो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें, ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें, तो बता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू 100 तो रहेगा ही, और सॉल्व करोगे तो वैल्यू विल बी 40%। अब मैं पूछूं एसिडिक एसिड में परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो बता ला सकते हो। अच्छा एसिडिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 इंटू एटॉमिक वेट 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लाओगे इसका तो 60 इंटू 100, तो वैल्यू विल बी 40%। अब पढ़ो नोट, पढ़ो, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, those compounds which have same empirical formula also, लिख भी लेना साथ में ये, also have same percentage by mass of each element। ये तो हमने एक का चेक करा कार्बन का, तो बता लेकिन बाकी इसी तरह से बाकियों के भी लाओगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो वो भी सेम ही आते हैं। तो बता इसका सबसे इजी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें खुद क्वेश्चन में कंपाउंड बताएगा और पूछेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएं, या दूसरा क्वेश्चन इस नोट पर बेस्ड कि वो तुम्हें बोल देगा ग्लूकोज में जो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन है वो इन चारों में से कौन से कंपाउंड में है। अब अगर बता तुम्हें ये नोट याद है तो तुम्हें खाली क्या ढूंढना है कि ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो इन चारों में से किसका है, वरना तुम्हें एक एक ऑप्शन में परसेंटेज ऑफ कार्बन लानी पड़ेगी वैल्यू पे, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर क्वेश्चन, जबकि बता डायरेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला चेक करना इजी है। ये लिख लिया तो फिर उसको बाद में देखने लिखो। अब इसमें देख ले जिन्होंने लिख लिया भी लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों हमसे क्वेश्चन में पूछेगा तो हमने करना किस तरह से उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये लिख लेना फिर मैं समझा दूंगा कैसे लाए।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब अगर हमें किसी कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होगा, तो ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए पहले दो चीजें लानी पड़ेगी, एक तो n लाना पड़ेगा और दूसरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये ध्यान रखना, ये जो n है ये ओनली नंबर है, कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ओके, हमारी हैबिट हो चुकी है n को नंबर ऑफ मोल्स देने की इस चैप्टर में, लेकिन ये n ओनली नंबर है जो ऑलवेज होल नंबर होगा। अब ये n लाएंगे कैसे, उसके लिए पहले चीज सुनना, हमें पहले फाइंड करना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे फाइंड करेंगे बताऊंगा मैं अभी। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, देन उसमें प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आएगा। और मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी खुद क्वेश्चन देगा, हमें नहीं लाना मॉलिक्यूलर वेट, वो खुद देगा, या वेपर डेंसिटी देगा तो डबल ऑफ वेपर डेंसिटी करके भी मॉलिक्यूलर वेट हम ले आएंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला लाएंगे तो उसमें प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट n लाएंगे। लेकिन ये जो n वैल्यू है, अगर ये होल नंबर ना आ रही हो तो नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करोगे, देन उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से n को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। अब ये लाए कहां से, तो ये जो हमने सारा मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा, इसका रिलेशन है वो चेक करें हम। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, पहले तो वही समझ लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी होता एटॉमिक मासेस का सम ही है, लेकिन उसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम होता है। तो बता, इसका ग्लूकोज के लिए जैसे ये मैं समझाऊं, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, CH2O 12 प्लस दोनों हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 30 आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 30, मॉलिक्यूलर वेट 180, 180 बाई 30, n 6 आ गया, 6 इंटू CH2O करो, C6H12 वो 6 आए। तो ये सबका कंक्लूजन है, ये कोई डेरिवेशन से नहीं आया, यूज ये सब करते आ रहे हैं, लेकिन लाए कहां से, यहां से जो रिलेशन दिख रहा है उसी को बनाया। अब लेकिन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लाएंगे कैसे, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा क्वेश्चन होगा वो इसका सबसे अच्छा होगा, जो इसकी डेफिनेशन पर बेस्ड होगा। पढ़ो क्या लिखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका होल नंबर रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन लिखना जिससे क्लियर हो जाएगा इसको यूज कैसे करना है। इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड 40% कार्बन, in a compound 40% कार्बन, बोर्ड पर लिख लें, 6.67% हाइड्रोजन, 6.67% हाइड्रोजन and 53.33% oxygen are present. 40% carbon, 6.67% hydrogen and 53.33% oxygen are present. If vapor density, वो विंडो बंद कर दो, उधर से धुआं आएगा, लिख लो, if vapor density of this compound is, if vapor density of this compound is 60, if vapor density of this compound is 60, find empirical formula of compound, find, sorry, molecular formula of compound, find molecular formula of compound. अब इसमें सुन ले मैं जो बोल रहा हूँ प्रोसीजर, अब ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बस तुम्हें करना क्या, अब ये रटा हुआ है बहुत सारों को कि जब भी परसेंटेज गिवन होती है तो सबसे पहले परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, ये याद मत करना वरना मैं रॉन्ग करवा दूंगा कोई। इसमें सुनना, वो करते क्यों है वो रीजन हमें पता। तो पहली चीज अभी मैंने बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला लाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ला सकते, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा तो ही तो एन आएगा ना, और एन आएगा तभी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लाने की सबसे पहली स्टेप होती है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाना। क्यों? क्योंकि बता मोल्स लाओगे एटम्स के तभी तो नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो ले पाओगे ना। मोल कंसेप्ट में जो करा हुआ था, नंबर ऑफ एटम्स लाऊंगा तभी तो उनका सिंपलेस्ट रेशियो लूंगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा ना मुझे। तो पहली स्टेप होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाना, ना कि परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करना। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करना कोई फर्स्ट स्टेप नहीं होती है, क्योंकि जो आजकल कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उसमें परसेंटेज देती नहीं है, फिर तो वो स्टेप तो रॉन्ग हो जाएगी। परसेंटेज अपन एटॉमिक वेट। अच्छा बता, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लेना है तो मोल लाने पड़ेंगे ना। अच्छा हमने मोल में कोई फॉर्मूला पढ़ा कि परसेंटेज अपन एटॉमिक वेट से मोल आते हैं? नहीं पढ़ा। तो बता वो है क्या? अभी यहाँ पर ये क्यों करते थे वो भी बता रहा हूं, यही लाने के लिए। क्योंकि बताइए परसेंटेज हमने आज पढ़ा, बताइए परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन एक्चुअल परसेंटेज है या परसेंट बाय मास है? मतलब ये 100 ग्राम कंपाउंड में क्या बता रहा है? 100 ग्राम कंपाउंड में 40 ग्राम कार्बन, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन एंड 53.33 ग्राम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ये बता रहा है ना। तो बताइए एक्चुअल में तो क्या है, 100 ग्राम कंपाउंड के रेस्पेक्ट में मास ऑफ एलिमेंट हुए ना ये। तो मास पता है, तो बता एटम के मोल लाने के लिए क्या करते हो? मास अपॉन एटॉमिक मास करते हो ना। तो पहली स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स लाना। और तीनों के मास पता है 40 अपॉन एटॉमिक वेट, 6.67 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, 53.33 अपॉन एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का। तो बता सबसे पहली स्टेप है मोल्स ऑफ एटम्स लाना। क्यों? क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन का चीज बता रहा हूं, वो डायरेक्ट ही एलिमेंट्स के एक्चुअल मासेस दे देगा कंपाउंड में। तो बता मास दे तब भी मोल तो ला सकते हो ना, तो परसेंटेज जरूर ना हमेशा दे। तो पहली स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाना, इसलिए वो करते थे, और परसेंटेज भी मास ही मानकर करते थे। तो बताइए ये चीज क्लियर सबको ये? अब यहाँ पर लेकिन कैलकुलेशन में करने के लिए बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी परसेंटेज या डाटा डेसिमल में हो, जो है ये दो, तो मोल भी डेसिमल में लाना, डेसिमल में लाना, वरना कैलकुलेशन कुछ को लगता है कि कब डेसिमल में करना है कब होल नंबर में करना है, पता ही नहीं चलता आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन खुद बताएगा, अगर डेसिमल में हो डाटा तो मोल डेसिमल में लाना, वरना होल नंबर हो, अगर ये तीनों होल नंबर होती परसेंटेज तो फ्रैक्शनल रहने देना, मोल मत करना डेसिमल में चेंज, वरना बहुत टफ हो जाएगी कैलकुलेशन। तो अब यहां पर अब अपॉन 1 करूंगा तो हाइड्रोजन के मोल कितने आ गए? 6.67। अच्छा ये डेसिमल में 2 डिजिट तक है ना वैल्यू, तो ये बता रहा है कि ये सब के मोल भी 2 डिजिट तक लाओगे डेसिमल में, वरना ये एक में होता तो एक ही करता सॉल्व में यहाँ पर। तो बताओ इसको भी डिवाइड करोगे 3.33, इसको भी डिवाइड करोगे 3.33, तो नंबर ऑफ मोल्स लाना पहली स्टेप, मोल्स ऑफ एटम्स लाना। देन सेकंड स्टेप, मतलब मोल्स ऑफ एटम्स आ गए तो हमें तो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए ना। तो बता जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी से सबको डिवाइड कर दो, लिख लो। तो बता कितने हो गए? 1 और 6.67 को अप्रोक्स 6.66 मान लो, नेग्लिजिबली अप्रोक्स तो कर ही सकते हो। तो 2, ये भी कितने वैल्यू हो गई? 1। तो मिनिमम वैल्यू से सबको डिवाइड कर दोगे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 आ गया। तो बताएं एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2O, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो N लाने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट चाहिए ना। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस 12 + 2 + 16, तो वैल्यू विल बी 30, और N आ गया। तो N लाने के लिए बता अब तुम्हें वेपर डेंसिटी दी ना, तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, तो 2 × वेपर डेंसिटी ही लिख दो अपॉन 30, सॉल्व करोगे वैल्यू विल बी 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी N × एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो 4 × CH2O, तो आंसर विल बी C4H8O4। और ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में अगर ये वाला क्वेश्चन होता, सुन रुक जाइए, सुन मुझे बोल रहा हूं,
एग्जाम में मुझे अगर ये क्वेश्चन अच्छा करना होता जो मैंने अभी किया, इस क्वेश्चन में मैं अच्छा करना होता तो ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पूछता, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ये इतना सारा है वो मैं पूछता ही नहीं। लेकिन अगर वो पूछ ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा तो हम ये कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। बहुतों को ध्यान होगा तो वो चुपचाप सुनना, जिनको नहीं ध्यान वो हमें याद आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछे एग्जाम में, जो कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि उनको पता अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो कोई भी सॉल्व नहीं करने वाला और करना भी नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा अननोन कंपाउंड का तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे। उसने बता तुम्हें वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दिया होगा ना, तो तुम्हें पता चल गया मॉलिक्यूलर वेट 120 है इसका। ऑप्शन में ढूंढ लेना, चारों से एटॉमिक मासेस का सम करके 120 किस में आता है। तो मैं अभी पूरी चीज सुन लो, मैंने अभी पूरा बोला नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे जैसे आदमी यही करेंगे भी यहाँ पर, कि अगर और एग्जाम में तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं आते, इसलिए वहां पर एक ही ऑप्शन देता है जिससे वो मॉलिक्यूलर वेट आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो पहले सॉल्व करके बताए तो कर लेना, ठीक है। पहले पूरा बता, उसके बाद बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है तुम लोग क्या सोचोगे, कहां तक जा सकते हो। इसलिए देखो, तो बता ये चीज क्लियर सबको, ये समझ में लिख ले। तो बता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो भी पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला लाना है, कर लेंगे यूज इसको। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने फाइंड करना है, तो बता पहली स्टेप होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाना। सेकेंड स्टेप होगी उन मोल्स ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो लेना। और सिंपलेस्ट रेशियो या मोल्स ऑफ एटम्स लाएंगे कैसे वो हमने बता दिए, इसलिए सबको ये यूज कर लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं हो रहा लिख लो। इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड the ratio of बोर्ड पर लिख लें, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लिख लें बोर्ड पर से, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इक्वल्स टू 1:3:4:7 by mass respectively, 1:3:4:7 by mass respectively, find simplest formula of compound, simplest formula of compound, simplest formula of compound। अब इसमें क्वेश्चन रहा यहां पर, अब के तुम्हें परसेंटेज है या मासेस का रेशियो है, और बता मासेस का रेशियो तो हमें भी तो एग्जैक्ट वैल्यू लानी है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लाना है। तो बता रेशियो ही को ही मास मान लेना। अगर परसेंटेज की जगह रेशियो ऑफ मास दे दे तो मास उसी को उनका मान लेना, क्योंकि हमें बता एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू लानी है, हमें भी तो सिंपलेस्ट रेशियो लाना है। तो बता अब यहां पर कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए HCON तीन चारों के मासेस गिवन है 1, 3, 4, 7। अब बता पहली स्टेप यानी पहले तो अलग अलग सबको समझाया था रोज में या कॉलम्स में, क्योंकि मुझे पहली बार समझाना था, लेकिन अब तुम समझ गए। तो बता सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लाओगे, तो बता अब यहां पर इनके मासेस को इनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से यही डिवाइड कर दो, हमें किसी को थोड़ा समझाना है। और बता अब यहां पर अभी मैंने बोला था अगर डेसिमल में हो परसेंटेज या गिवन डाटा तो ही मोल डेसिमल में लाना, वरना फ्रैक्शनल रहने देना, कैलकुलेशन इजी होगी। और बता हाइड्रोजन के मोल 1, कार्बन के 1/4, ऑक्सीजन के भी 1/4, इसके हाफ। तो बता रेशियो लोगे तो 1:1/4:1/4:हाफ ये लिखोगे। अच्छा हमने पढ़ा हमेशा अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हो होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो बता इंटू एलसीएम करते हो, तो इंटू 4 कर दो, तो 4:1:2 या H4CON2
ये ऑप्शन में मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मोस्टली मिलेगा NH2CO NH2। तो ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा फर्स्ट टाइम में आंसर आए वही ऑप्शंस में मिले। तो फिर तुम्हें क्या देखना है कि उस फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला ऑप्शन का आ सकता है। तो C4 या H4CON2 को द NH2CONH2 लिख सकता हूं यूरिया। तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको? ये बस मैं चेंजेस बता रहा हूं क्वेश्चन में क्या क्या कर सकता हूं। लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मेटल ऑक्साइड, इन अ मेटल ऑक्साइड, बोल्ड पर लिख लें, 70% by mass of a metal, in a metal oxide 70% by mass of a metal, in bracket atomic weight equals to 56, atomic weight equals to 56 is present, is present. Find empirical formula of compound of oxide, empirical formula of oxide. अच्छा मेटल को M मान सकते हो। अच्छा 70% मेटल ऑक्साइड बोल रहा है, तो बता मेटल को M मान लू तो ऑक्सीजन होगा ऑक्साइड और मेटल का। अच्छा 70% मेटल है तो बता 30% क्या होगी, फिर रिमेनिंग ऑक्सीजन ही हो जाएगी। अच्छा फर्स्ट स्टेप मोल लाने के लिए करोगे तो अपॉन 56 या अपॉन 16 करोगे दोनों की परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज होल नंबर है तो फ्रैक्शनल वैल्यू रहने दो, कैलकुलेशन इजी होगी। तो बता 5/4 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 15/8, लेकिन मतलब यहाँ पर होल नंबर रेशियो नहीं आया तो बता क्या बोला था, जो मिनिमम वैल्यू हो उसी से दोनों को डिवाइड करो। अच्छा 15/8 अप्रोक्स 2 होगा, ये 5/4 1.25, तो कम वैल्यू 5/4 ही आएगी। तो दोनों से मिनिमम वैल्यू को दोनों से डिवाइड कर दो तो बता सिंपलेस्ट रेशियो ला सकते हो। तो 15/8 को और 5/4 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू विल बी 1:3/2 या बता 3:2 या 2:3 बोल सकते हो। तो आंसर विल बी M2O3। तो सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर बस हमने चेंज में बस बता रहा हूं, क्वेश्चन में होंगे इजी सा, बस हमने ध्यान रखना है कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है, इसलिए हमने बोला परसेंटेज हो तो होल नंबर में कब डिवाइड करना है कब फ्रैक्शन रखना है, ये तुमने ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी लिख लो इसका एक और क्वेश्चन। इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड, बोर्ड पर लिख लें, 6 into 10 raised to the power 20 atoms of X, 6 into 10 raised to the power 20 atoms of X, and 15 into 10 raised to the power 20 and 15 into 10 raised to the power 20 atoms of Y are present. 15 into 10 raised to the power 20 atoms of Y are present. Find simplest formula of compound. Find simplest formula of compound. करेक्ट। अच्छा था इसमें अब एटॉमिक वेट तो तुम्हें दिया ही नहीं एक्स और वाई का, अब कैसे डिवाइड करो फिर एटॉमिक वेट से, बोलो। अच्छा मोल्स लाते क्यों है ये मुझे बता दो, जो भी Na से डिवाइड कर रहे हैं उनको पूछ रहा हूँ, बता Na से डिवाइड करोगे तो मोल्स ऑफ एटम्स आएंगे। अच्छा फिर उनका रेशियो लोगे तो जब तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट दे रखे हो तो मोल ला क्यों रहे हो, इसलिए मैंने बोला था वो मोल्स भी क्यों लाते हो, वो मोल्स नहीं लिखा है खाली मोल्स ऑफ एटम्स लिखा है, और जब तुम्हें उसने खुद नहीं दे दिए नंबर ऑफ एटम्स तो अब तो डायरेक्ट रेशियो ले लो ना।
इसलिए बोलता है वो डेफिनेशन याद रखना। और सबसे इजी सा क्वेश्चन सबसे अच्छा हो गया। अगर तुमने खाली रटी हुई होती ना परसेंटेज अपन एटॉमिक वेट करते, अब तुम सोचते रहो कैसे करेंगे, परसेंटेज तो दी नहीं उसने। इसलिए बोलता है एनसीईआरटी में बहुत सारी बुक्स में लिखी है परसेंटेज अपन एटॉमिक वेट करते हैं, लेकिन परसेंटेज है कहां? अब तो नंबर ऑफ आइटम्स ही दे दी डायरेक्ट उसने। तो बता यही ले लो रेशियो इनका। अब मिनिमम वैल्यू किसकी है? 6 इंटू 10⁻20 अपॉन एन करके भी क्यों लाए? आएगा तो वही एन से भी, लेकिन टाइम वेस्ट होगा और लास्ट में बुरा लगेगा बोला, क्योंकि वो डायरेक्ट ला सकते हैं हम। अब बता यहाँ डिवाइड करोगे तो वैल्यू विल बी 1:5/2 या 2:5 मीन्स आंसर विल बी x2y5। तो बताइए क्लियर सबको ये? तो बोलो। करवा दिया क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास, वॉल्यूम वाला। मतलब हमने करा था क्वेश्चन 2 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन से 8 लीटर CO2 6 लीटर वाला। वो क्वेश्चन क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला लाए थे, सिंपलेस्ट रेशियो, वो तो ऑलरेडी कर चुके हम। तो बताइए क्लियर सबको ये? तो बता इस तरह से मोल कंसेप्ट। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी में तुम देखोगे इस चैप्टर में तो उसमें लिखा होगा मोल कंसेप्ट फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, जो हमने कर लिया। मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस, या थर्ड उसमें होगा जो हम ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब बता मोल को यूज करके करा, तो वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने बोल था केमिस्ट्री में 2 तरह के कंसेप्ट यूज करते हैं, एक तो मोल कंसेप्ट जो पढ़ा हमने, लेकिन दूसरा जो पूरी एनसीईआरटी में 11th 12th में नहीं है फिर भी है, वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जो हमने यूज करा 3 चैप्टर्स में। एक तो हमने यूज सुन ले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करा कोलराश लॉ और फैराडेज लॉज में, दूसरा रिडॉक्स रिएक्शंस में करा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, थर्ड आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत करा। तो वो हमें आना चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं सब जगह, वो मैं समराइज करवा रहा हूं बस इसमें। अच्छा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लिख ले नेक्स्ट हेडिंग, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इसमें लिख लें इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अच्छा, अब जैसे मोल हमने बोला था, मोल कंसेप्ट में मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है ना, वैसे के वैसे इक्विवेलेंट भी क्या है? एसआई यूनिट ही है, या यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है, जस्ट लाइक मोल। अभी तो बता हमने आयंस के लिए ज्यादा अमाउंट इक्विवेलेंस की टर्म में किया ना, पीएच कैलकुलेट करने में, H+OH एंड कंसंट्रेशन में। तो लिख लें equivalent is unit of amount of substance, equivalent is unit of amount of substance, unit of amount of substance, just like mole, just like mole, just like mole। अच्छा, जैसे होता हमने पढ़ा है, ये मैंने जस्ट लाइक मोल क्यों लिखवाया, उसका रीजन बिकॉज हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट में जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो मोल कंसेप्ट से कंपेयर कर लेना, जो वहां पर फॉर्मूले जो थ्योरी उसकी वैसे के वैसे यहाँ पर। अच्छा, हमने बता पढ़ा अभी तक कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, उसका मोलर मास मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। तो सेम वैसे हमने फैराडेज लॉज में जब पढ़ा था कि बता किसी भी, मैं वहां का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करते हो तो बता कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या लिबरेट होते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, मास, मास कितना डिपॉजिट लिबरेट होता है वो बताया था? इक्विवेलेंट वेट मतलब ई ग्राम बोला था ना, तो बता उसके पहले यही लिखा था, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस या 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। अच्छा, द ग्राम इक्विवेलेंट को GEQ लिखते हो शॉर्ट में, या EQ, तो ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट का मास है किसी भी सब्सटेंस का, उसका इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम ही होता है ना, लिख ले। तो बता किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट का मास है, उसका इक्विवेलेंट वेट, जबकि 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट जनरली ज्यादा यूज करते हो। अब लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट इन एक्चुअल
रिप्रेजेंट किसको करता है, इसका मीनिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन वाइज पता। इस इक्विवेलेंट वेट को हमने हमेशा खुद ने ही कैलकुलेट किया ना, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, जो हमने पढ़ा, भी लिखना, मैं जब बोल तब लिखना ही दोबारा यहाँ पर। जनरल फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का हमने बता क्या पढ़ा है, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर करा ना। अब ये फॉर्मूला लेकिन लाए कहां से, यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन या इसकी एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट की एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन, कई बार वो ओनली ये डेफिनेशन ही पूछ लेता है, तो हम इसको कैसे लाएंगे, इसका मीनिंग क्या। बस तो प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल लैब में किसी अननोन सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो डेफिनेशन बता रहा हूं, तो लिख ले इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई, इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई। लिख लें इसमें इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई। इसमें लिख लें द मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मास ऑफ अ सब्सटेंस, द मास ऑफ अ सब्सटेंस which combines or displaces, which combines or displaces, which combines or displaces, बोर्ड पर से लिख लें 1.008 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, बोर्ड पर से लिख लें, और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। 1.008 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। सिल्वर के बाद लिख लें इज कॉल्ड, कंटिन्यू इसी में, इज कॉल्ड equivalent weight, is called equivalent weight of that substance, is called equivalent weight of that substance, is called equivalent weight of that substance। अब ये जो डेफिनेशन लिखी पहले मैं बता रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, फिर इसको या लाएंगे कैसे, शॉर्ट में करना हमने वही है जो अभी तक किया इक्विवेलेंट वेट के लिए, बस मैं खाली डेफिनेशन समझा रहा हूं क्या लिखा है, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट मतलब ई जो है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट उसका वो मास होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, अच्छा 1.008 ग्राम हाइड्रोजन का सबको पता है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.008 होता है, लेकिन द कैलकुलेशन में हमने हमेशा क्या यूज करा, 1, तो अभी भी 1 ही बोलूंगा समझाने में तो मैं, लेकिन एग्जैक्ट बताओ 1.008 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइन होता है या डिस्प्लेस करता है, मतलब मैं शॉर्ट में बोलूं रिएक्शन करता है, तो इनमें से किसी एक के इतने ही फिक्स्ड मास से रिएक्शन करे उसको हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। अब पहला क्वेश्चन कि ये मासेस ही क्यों लिए हमने इनके, और कोई दूसरे क्यों नहीं ले लिए, या इनके अलावा कोई और सब्सटेंस होता तो हम कैसे लाते, तो वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इनका रीजन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखते हैं, यही मासेस क्यों लिए। अच्छा हमने मतलब फेराडेज लॉज में पढ़ा है कि सब्सटेंस जो होते हैं केमिस्ट्री में वो दो टाइप के हम बोलते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एलिमेंट का मीनिंग मैंने वहां भी बोला था कि जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने। सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एटम मॉलिक्यूल नहीं होते हैं सब्सटेंस, वो सब्सटेंस बना किन से है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना तो एलिमेंट,
डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना तो कंपाउंड। तो बता H2O एलिमेंट है कंपाउंड, कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट, सिल्वर एलिमेंट, क्योंकि सिल्वर मेटल में सारे सिल्वर एटम्स ही होते हैं ना। इनमें भी बता, तो मॉलिक्यूल एटम नहीं बोल रहे हम। और इनके लिए हमने बताया था फॉर्मूला भी, एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या एटम भी हो सकते हैं। उनका वैलेंसी फैक्टर वहां भी बताया था, टोटल वैलेंसी, ओनली वैलेंसी नहीं, टोटल वैलेंसी मतलब जितने एटम्स है उन सबकी वैलेंसीज का सम या मल्टीप्लीकेशन। तो बता, अब यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट 2। अच्छा, एक हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी 1, तो दोनों की टोटल वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो बता 2/2 1 है। मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32 अपॉन वैलेंसी टोटल 4, एक एटम की 2 तो दोनों की 4, तो 32/4 8 आया। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 71 अपॉन 2 तो 35.5। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 अपॉन सिल्वर की वैलेंसी 1 तो 108। तो बता, यही क्यों लिए हमने, क्योंकि ये सब इन चारों के इक्विवेलेंट वेट हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग, किसी भी जो मॉडर्न डेफिनेशन कई बुक्स में लिखी होती है आजकल कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट उसका वो मास होता है जो दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से ही रिएक्शन करता है, दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से। तो बता, इनके अलावा कोई और हो तो भी उसका इक्विवेलेंट वेट तो ला सकते हैं ना हम। तो बता, दूसरे के इक्विवेलेंट वेट से करे, इसलिए हमने यही डेफिनेशन ली। तो ये क्लियर सबको। अब जैसे मैं क्वेश्चन ही बोल दूं, लिख के लेना फिर। जैसे H2S, इसमें हमें सल्फर एटम का लाना है इक्विवेलेंट वेट। तो बता, डेफिनेशन कौन सी वाली यूज करूंगा, हाइड्रोजन वाली, ये भी तो पता चले। और लिखा है ना हमने से, इनमें से कोई एक डेफिनेशन काम आएगी ना। तो बता, H2S में सल्फर एटम का इक्विवेलेंट वेट लाना है, तो हमें सल्फर का वो मास लाना है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा हो। अब बता, यहां पर हो कितना रहा है, हाइड्रोजन एटम कितने 2, लेकिन एटॉमिक मास 1। तो बता, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 सल्फर एटम, लेकिन हमें तो मास चाहिए उसका। तो बता, ये क्या शो कर रहा है, H2S में 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है विद 32 ग्राम सल्फर, लेकिन इक्विवेलेंट वेट तो कौन सा होगा सल्फर का, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो। तो बता, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन होता है वो पता चल गया। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम सल्फर से कंबाइन होगा, ला सकते हो 16 ग्राम आ जाएगा ना। अब बताइए 16 ग्राम सल्फर क्या हो गया, सल्फर का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होता है। तो बता, इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर बोल दोगे। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल बोल दूं, अगर SO2, अब डेफिनेशन बदल सकती है, वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे। SO2, तो बता SO2 में सल्फर एटम के लिए और O2 के लिए देखोगे अब, तो बता 1 ग्राम ऑक्सीजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो। तो पहले यहां देखोगे कितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं 2, एटॉमिक वेट 16, तो बता 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता है 32 ग्राम सल्फर से ही, क्योंकि एक ही एटम है फिर से उसका। तो बता 1 ग्राम कितने से होगा, 1 ग्राम सल्फर, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन होगी, 8 ग्राम सल्फर से। तो बता, ये जो 8 ग्राम है वो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट इन SO2 हो गया ना। अच्छा, SO3 करूंगा तो फिर बदल जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 16 मतलब 48 ग्राम करेगा 32 ग्राम सल्फर से। तो 8 ग्राम कितने से करेगा, 16/3 आएगा, मतलब चेंज होएगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं NCl3 में नाइट्रोजन एटम का, NCl3 में नाइट्रोजन एटम का लाएं, तो अब डेफिनेशन कौन सी देखोगे, क्लोरीन वाली। तो 3 इंटू 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन होता है, 14 ग्राम, क्योंकि एक ही एटम है। तो बता 35.5 ग्राम क्लोरीन विल कंबाइन विद, लिख भी ले 14/3 ग्राम नाइट्रोजन, मींस बता इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन NCl3 14/3। तो द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कौन सी डेफिनेशन काम आनी है कंपाउंड के अकॉर्डिंग। तो बता, लेकिन अब ये बता, लेकिन टफ है क्या ये,
लेकिन लिखने में लेंदी तो हो रहा है, तो बार बार ये ना करें, इसलिए हमने इसी डेफिनेशन को यूज करके ये जनरल फॉर्मूला बना लिया इक्विवेलेंट वेट। तो ये लाइक ऐसे वो नहीं सोचना हमने, बस ये डेफिनेशन बार बार यूज ना करनी पड़े इसलिए डायरेक्ट करा। और इसमें बता यहां पर हम किसी एटम का भी ला सकते हैं ना। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर जो होता है मतलब सारी स्पीशीज का सेम होता है या डिफरेंट डिफरेंट होता है? हम जो पढ़ चुके, मैं तुमसे शॉर्ट में पूछा होता, एसिड का बेसिसिटी, बेस का, सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज, और आयन का उस पर प्रेजेंट चार्ज, और एटम का, अकेले एटम का बोल रहा हूं अब, तो उसकी वैलेंसी खुद की, एलिमेंट नहीं है अब वो, अब तो एटम बोल रहा हूं। तो बता, जैसे सिल्वर तो अकेला ही एटम था, तो फिर वैलेंसी उसकी खुद की वानी बोली ना तुमने। तो यहां पर फिर बता ओनली क्या लोगे, एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर, उसकी खुद की वैलेंसी। अब ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा हमने लास्ट वाला, ये हमारे क्वेश्चन जल्दी करवाता है ये बात। अच्छा बता, वैलेंसी किसी की भी क्या होती है, उसमें प्रेजेंट या उसका जो बॉन्ड, वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो होती है ना उसकी वैलेंसी। जब ये जो हम इतना सारा लिख कर लाए, ये मैं डायरेक्ट भी ला सकता था। मतलब H2S में सल्फर एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, वही उसकी वैलेंसी। एटॉमिक वेट 32, सल्फर एटम का लाना है ना हमने। तो अब ये मॉलिक्यूल का नहीं ला रहे हम, सल्फर एटम का ला रहे हैं, इसलिए बता उसका एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर अपॉन वैलेंसी ऑफ सल्फर इन H2S। तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32 अपॉन वैलेंसी 2, डायरेक्ट आगे 60। SO2 में एटॉमिक वेट तो अभी भी 32, लेकिन वैलेंसी 4, 2 डबल बॉन्ड्स मतलब टोटल 4 बॉन्ड्स बना रहा है ना, तो 32/4 8 आ गई। नाइट्रोजन NCl3 में 3 बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंसी 3, 14/3। अच्छा यहां से एक चीज, द सेम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैन बी वेरिएबल और ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कैन बी वेरिएबल, बताओ ऑलवेज कांस्टेंट है जरूरी है क्या? इसलिए बता, नोट लिख लो ये, फिर बाकी थोड़ा सा जो बचा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सुन ले, फॉर अ सेम सब्सटेंस, for a same substance, atomic and molecular weights, atomic and molecular weight always remains constant. Atomic and molecular weights always remain constant, always remains constant, but equivalent weight, but equivalent weight can be variable, but equivalent weight can be variable depending upon its reaction. Equivalent weight can be variable depending upon its reaction. होता तो भी तुमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, KMnO4 सेम सब्सटेंस, एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।